स्टूडेंट्स, यूनिट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हम पॉइंट आज डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे पहले बात आती है क्वांटम नंबर्स की। क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं जो है वो चार होती है। एक तो मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, स्मॉल n से लिखते हैं। दूसरी द्विगंशी क्वांटम संख्या, स्मॉल l से लिखी जाती है। तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या, स्मॉल m से लिखी जाती है। और चौथी चक्रण क्वांटम संख्या, स्मॉल s से लिखी जाती है। मुख्य क्वांटम संख्या जो है वो कोश को बताती है, शेल को बताती है। पहला कोश है, दूसरा है, तीसरा है। पहले कोश के लिए n का मान 1, दूसरा है तो n का मान 2, तीसरा है तो n का मान 3, चौथा है तो n का मान 4। पहले कोश को हम L, दूसरे को M, तीसरे को N और चौथे को K। पहले को K, दूसरे को L, तीसरे को M और चौथे को N। K L M N कोश कहते हैं। पहले को K, दूसरे को L, तीसरे को M और चौथे को N। तो ये कोश को बताती है। जैसे n का मान 1 है तो इसका मतलब K कोश है, n का मान 3 है तो इसका मतलब M कोश है। ये कोश को व्यक्त करती है। द्विगंशी क्वांटम संख्या उपकोश को, और उपकोश 4 प्रकार के होते हैं, S, P, D और F। अगर S उपकोश है तो द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होगा। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है वो कक्षक को बताती है। ये कक्षक को बताती है। जैसे S कक्षक है तो S में हम एक ही कक्षक बनाते हैं, तो इसके लिए एक ही चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है। एक ही चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है जिसका मान होता है 0। P में हम लोग 3 कक्षक बनाते हैं। P में जब हम लोग बनाते हैं तो 3 कक्षक बनाते हैं। तो P के लिए 3 चुंबकीय क्वांटम संख्याएं होती हैं जिनका मान होता है, सेंटर वाले को 0 दे दो, इधर वाले को माइनस, इधर वाले को प्लस। -1, 0, +1। D के लिए 5 चुंबकीय क्वांटम संख्याएं होती हैं। D के लिए 5। सेंटर वाले को 0 दो, इधर -1, -2, इधर +1, +2। तो D की जो 5 चुंबकीय क्वांटम संख्या है, -2, -1, 0, +1, +2। और F के लिए, F में हम लोग 7 कक्षक बनाते हैं। F में हम लोग 7 कक्षक बनाते हैं। सेंटर वाले को 0 दो, इधर माइनस में चलने दो और इधर प्लस में। तो F के लिए 7 चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक को बताती है। कई बार सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, n बराबर 3 के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्याओं की संख्या है। इस तरह प्रश्न आ गया। चुंबकीय क्वांटम संख्याएं हैं, ऑप्शन दे देगा 3, 5, 7, 9। अब हमें कैसे सोचना है कि अगर n बराबर 3 कह रहा है, n बराबर 3 कह रहा है तो तीसरे में S भी होता है, P भी होता है और D भी होता है। चुंबकीय क्वांटम संख्याएं उतनी ही होती हैं जितने कक्षक होते हैं। अब तीसरे में S भी होता है, P भी होता है, D भी होता है। S में कितने कक्षक होते हैं? 1। P में कितने कक्षक होते हैं? 3। और D में कितने होते हैं? 5। तो इन सारों को जोड़ लो, 1, 3, 4 और 5, 9, यानी कुल 9 कक्षक बनेंगे। तो n बराबर 3 है तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान 9 होगा। समझ आ गया आंसर? ऐसे ही दे दे, मान लो अगला n बराबर 4 के लिए इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया।
क्या कर दिया, n बराबर 4 के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्याएं होंगी। कितनी होंगी बताओ, अगर n बराबर 4 है तो n बराबर 4 है तो चुंबकीय क्वांटम संख्याएं होंगी 9, 12, 16, 11। कितनी होगी बताओ n बराबर 4 के लिए, n बराबर 4 के लिए कितनी चुंबकीय क्वांटम संख्याएं आएंगी, 16 आएंगी। कैसे, n बराबर 4 का मतलब चौथा कोष, चौथे कोष में क्या क्या होता है, चौथे में s भी होता है, p भी होता है, d भी होता है और f भी होता है। अब s में कितने कक्षक बनाते हो, 1, p में कितने कक्षक बनाते हो, 3, d में कितने बनाते हो, 5 और f में कितने बनाते हो, 7। अब जितने कक्षक होते हैं उतनी चुंबकीय क्वांटम संख्याएं होती हैं, सारों को जोड़ लो, 1, 3, 4, 5, 9 और 7, 16, मतलब 16 चुंबकीय क्वांटम संख्याएं होती हैं। क्लियर, तो बड़ा सिंपल सा काम है। अब चुंबकीय क्वांटम संख्या को जो मान होता है उसका सूत्र लिखा होता है हमारी किताबों में, m का जो मान होता है वो -L से +L तक होता है। ये कैसे आया देखो, जैसे ये d कक्षक है, d कक्षक है, इसके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या -2 से +2 तक है, -2 से +2 तक है। तो जो L था, L यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या, वो देखो अब d के लिए कितनी थी, 2। तो d के लिए m का जो मान होगा वो -2 से +2 तक होगा। d के लिए यह है -2 से +2 तक, क्योंकि -L से +L तक लिखना है। और d के लिए जो L होता है वो 2 होता है, d के लिए L का मान 2 होता है, तो -2 से +2 तक। तो -2 से +2 तक क्या क्या आएगा, -2, -1, 0, +1, +2। तो यही हमने लिखा है देखो, ठीक है। ऐसे f के लिए कितना होता है L का मान, f के लिए फिक्स है L का मान 3, f के लिए 3 होता है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या कितनी हो जाएगी, -3 से +3 तक। -3 से +3 तक लिखो, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। तो यही लिखिए देखो, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग जो है बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करें चक्रण क्वांटम संख्या की, तो चक्रण क्वांटम संख्या जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। इलेक्ट्रॉन का चक्रण 2 प्रकार का होता है, एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अगर इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्लॉकवाइज है तो चक्रण क्वांटम संख्या +12, इलेक्ट्रॉन का चक्रण एंटी क्लॉकवाइज है तो चक्रण क्वांटम संख्या -12 होती है। क्लॉकवाइज वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। तो ये हमारे पास क्वांटम संख्याएं आती है। अब एक क्वेश्चन तो वो जो मैंने अभी बताया आपको चुंबकीय क्वांटम संख्या का, वो निकलता है। एक क्वेश्चन इस प्रकार से निकलता है, जैसे 3D कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए सही क्वांटम संख्याएं हैं। ऐसे बता देगा N, L, M, S, A, B, C, D, 3, 1, +1, +12, 3, 3, -2, -12, 3, 2, +1, -12, 3, 0,
-1 प्लस हाफ, इस तरह से बता देगा। अब अपने को पहले तो 3D देखना है, 3D। तो n का मान तो 3 यहाँ से पता लग गया, n का मान 3 है, तो n का मान सभी में 3 है, चेक कर लो बिल्कुल। तो n के मान के आधार पर हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। अब d का मान देखो, d का मान, यहाँ मैं एक ऑप्शन बदल रहा हूँ, थोड़ा सा एक ऑप्शन बदल देता हूँ ताकि और क्लियर कर सके हम बात को हमारी। ये अब डी दिया है और डी के लिए जो एल का मान होता है वो 2 होता है ना। कैसे, मैंने अभी बताया आपको 4 उपकोष होते हैं, एसपी डी एफ। एस के लिए एल का मान कितना होता है, एस के लिए एल का मान 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, है ना। तो डी के लिए जो एल का मान होता है वो 2 होता है, तो एल का मान 2 यही है सिर्फ, यानी ये भी गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। अब आप लोग m देखें, m कक्षक को बताते हैं, d में कितने कक्षक बनाते हैं, d में कितने कक्षक होते हैं, d में 5। सेंटर वाले को 0 दोगे, इधर -1 -2, इधर +1 +2, यानी d के लिए जो m का मान है वो -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, यानी +1 हो सकता है, +1 हो सकता है। क्या +3 भी हो सकता है क्या d के लिए m का मान? m का मान कहीं +3 आया क्या इसमें? नहीं आया, मतलब ये +3 वाला ऑप्शन गलत हो गया। समझ आ गई बात, लग गया पता? चक्रण क्वांटम संख्या +½ या -½ में से जो भी दी हो वो एक्सेप्ट होती है, ठीक है, जब तक वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज शब्द नहीं डालता। एंटी क्लॉकवाइज डाल दे, मान लो 3D कक्षक में उपस्थित एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त इलेक्ट्रॉन के लिए सही क्वांटम संख्या, तब -½ हो जाएगा। दक्षिणावर्त कहेगा तब +½ हो जाएगा, है ना। वो तो प्रॉपर डालना पड़ेगा उसको, अदरवाइज -½ या +½ में से जो भी लेता है वो सही है। अब देखो आप 3D के लिए है, n का मान 3 हो गया, l का मान 2 हो गया, m का मान +1 बिल्कुल हो सकता है, ये आ गया +1 इसके लिए, है ना, और ये आ गया -½ s का मान। तो ये आंसर सही है आपका सी। समझ आ गया आंसर कैसे निकाला है? अब स्टेप बाय स्टेप चलें, पहले n को सोचे तो n का देखें, फिर l को सोचे, d के लिए l का मान 2 होता है ना, तो 2 वाले ऑप्शन पर ही विचार करें जिसमें 2 2 दिया l का मान, बाकी सोचना ही नहीं है। लग गया पता है? चले आगे। तो ये क्वांटम संख्याओं का क्वेश्चन निकलता है यहां से। उसके बाद हम बात करें, एक तो आती है डी ब्रोगली समीकरण। डी ब्रोगली समीकरण, अब इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन है, डी ब्रोगली समीकरण व्याख्या करती है किसकी? द्रव्य की द्वैत प्रकृति की। द्रव्य की द्वैत प्रकृति की व्याख्या जो है वो डी ब्रोगली समीकरण द्वारा होती है। द्रव्य की द्वैत प्रकृति की व्याख्या डी ब्रोगली समीकरण द्वारा होती है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। तो सबसे पहले जो द्वैत प्रकृति थी वो प्रकाश की बताई गई थी, प्रकाश की द्वैत प्रकृति सबसे पहले जो व्याख्या की गई थी, किसकी? प्रकाश की। प्रकाश की द्वैत प्रकृति, प्रकाश की 2 तरह की प्रकृति होती है। नंबर 1 तरंग प्रकृति और नंबर 2 कण प्रकृति, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तरंग प्रकृति बताई थी आइंस्टीन ने और कण प्रकृति बताई थी प्लांक ने। तो यहां तरंग प्रकृति के आधार पर आइंस्टीन समीकरण लगाए तो E = mc², ऊर्जा का सूत्र, और कण प्रकृति के आधार पर अगर लगाएं तो E = hν, ये भी ऊर्जा का सूत्र है। कण प्रकृति के आधार पर ऊर्जा E = hν होती है, कण और तरंग प्रकृति के आधार पर ऊर्जा E = mc² होती है। अब ये भी ऊर्जा है, ये भी ऊर्जा है, मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व
2 से। अब एक भी ऊर्जा दो भी ऊर्जा दोनों बराबर हो जाएंगी तो क्या बनेगा, mc² बराबर h न्यू, और न्यू बराबर क्या होता है c बट्टे लैम्डा, तो mc² बराबर hc बट्टे लैम्डा, एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बना mc बराबर h बट्टे लैम्डा, तो लैम्डा बराबर h बट्टे mc, जहां c क्या है, c प्रकाश का वेग है, क्योंकि हम प्रकाश की द्वैत प्रकृति की बात कर रहे हैं अभी तक। लेकिन जो हमने डी ब्रोगली समीकरण लिखनी है वो द्रव्य की द्वैत प्रकृति के आधार पर लिखनी है ना। तो c प्रकाश का वेग है, c प्रकाश के वेग को c से लिखा जाता है, और किसी भी द्रव्य का वेग, द्रव्य यानी कोई भी पदार्थ है, पदार्थ का वेग किससे लिखते हो, पदार्थ का वेग v से। तो जहां आप c ले रहे थे प्रकाश के वेग वाला, वहां अपने द्रव्य के वेग का v ले लेना है, तो क्या बन जाएगा, लैम्डा बराबर, समीकरण यही रहेगी, लैम्डा बराबर h बट्टे mv, ये बन गया। ये डी ब्रोगली समीकरण है, ये जो समीकरण है ये है डे ब्रोगली या डी ब्रोगली समीकरण। लैम्डा बराबर क्या, h बट्टे एम वी, लैम्डा बराबर h बट्टे एम वी। एम क्या, एम क्या है, द्रव्यमान, और v क्या है, v वेग, v वेग। तो द्रव्यमान इंटू वेग क्या होता है, संवेग, संवेग को हम लोग p से लिखते हैं, तो लैम्डा बराबर h बट्टे p, जहां p क्या है, द्रव्य का संवेग, लैम्डा बराबर h बट्टे p, ये भी डी ब्रोगली समीकरण है, या लैम्डा बराबर h बट्टे एम वी। आ गया समझ। समीकरण पूछेगा, फाइनल रिजल्ट आपको आने चाहिए, दोनों संबंध पूछता है ये वाला, तो ये फाइनल रिजल्ट आपको आने चाहिए, हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। क्या कहते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, कि कोई भी कण है मेरे पास, कोई भी कण, उसकी स्थिति और संवेग एक ही समय पर साथ साथ ज्ञात नहीं कर सकते। मतलब एक समय पर अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं तो या तो हमें स्थिति ज्ञात करनी पड़ेगी और या संवेग ज्ञात करना पड़ेगा। अगर हम स्थिति का आकलन यथार्थता के साथ करेंगे, मतलब इसको बिल्कुल सही सही मापेंगे, तो संवेग का आकलन यथार्थता के साथ नहीं हो सकता, यानी इसकी कैलकुलेशन में, इसके डिटर्मिनेशन में एक्यूरेसी नहीं आएगी। अगर संवेग का आकलन यथार्थता के साथ करेंगे तो स्थिति का आकलन यथार्थता के साथ नहीं होगा, यानी या तो स्थिति को बिल्कुल सही सही माप सकते हैं या संवेग को। तो स्थिति और संवेग में से एक ही चीज पूर्ण यथार्थता के साथ ज्ञात की जा सकती है। तो माना स्थिति में जो अनिश्चितता रही वो रही डेल्टा एक्स, और जो संवेग में अनिश्चितता रही, अनसर्टेनिटी रही, वो रही डेल्टा पी। तो हाइजेनबर्ग ने क्या रिलेशन दिया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 ये हाइजेनबर्ग का रिलेशन था। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 अब बताओ p क्या होता है, p संवेग क्या होता है, अभी बताया था ऊपर। mv संवेग जो होता है द्रव्यमान इंटू वेग है ना, p बराबर mv। अब मेरे को डेल्टा p की बात करनी है, डेल्टा p की। डेल्टा p मतलब संवेग में परिवर्तन। अब देखो मैंने क्या कहा, कोई भी कण है, कण का द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलेगा,
जैसे मैं एक सिंपल सी बात करूं, मान लो मैंने 100 ग्राम की बॉल ली है, इसको इधर उधर लुढ़का रहा हूं, तो क्या उससे इसका वजन घट जाएगा क्या बताओ? 100 ग्राम की बॉल को अगर मैं इधर उधर लुढ़काऊं तो क्या ये वेट कम हो जाएगा इसका? नहीं, इसका वेट कितना रहेगा? 100 ग्राम ही रहेगा। यानी वेग जो द्रव्यमान जो होता है ना, द्रव्यमान वेट कभी भी चेंज नहीं होगा, है ना। कण है, जैसे इलेक्ट्रॉन ही मान लो, तो हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम है, पढ़ते हैं ना। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम है, तो वो तो उतना ही रहेगा। तो द्रव्यमान में कभी परिवर्तन नहीं होता। तो डेल्टा पी आने का मतलब क्या है? किसमें परिवर्तन हुआ? वेग में। बिल्कुल। आप मान लो एक बॉल आप लुढ़का रहे हो, यहां से इधर लुढ़का रहे हो, क्या ये बॉल समान वेग से लुढ़कती रहेगी? आपने बॉल लुढ़काई, क्या बॉल समान वेग से लुढ़कती रहेगी? क्या धीरे धीरे इसका वेग घटेगा? होगा क्या? धीरे धीरे बॉल का वेग घट जाएगा और एक समय पर आकर बॉल रुक जाएगी। यानी जो डेल्टा पी होता है ना, उसमें एम डेल्टा वी बनता है उसका सूत्र। डेल्टा एम वी क्यों नहीं बना? डेल्टा एम वी क्यों लिखा? डेल्टा एम लिखने का मतलब है कि द्रव्यमान बदले, जबकि कण का द्रव्यमान बदलता है क्या? नहीं। क्या बदलता है? वेग। इसलिए एम डेल्टा वी लिखा जाता है। तो डेल्टा पी की जगह आप लोग एम डेल्टा वी भी लिख सकते हो। यानी एक सूत्र बन सकता है डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये फार्मूला बनता है। आया समझ या नहीं आया बताओ? लग गया पता? तो ये आपके पास हाइजेनबर्ग थ्योरी आ गई है। बोहर मॉडल कल मैंने अपलोड कर दिया था, देख लिया होगा आप लोगों ने। ये वैल्यू इसने फिक्स ही रखी है वैसे इसमें, ठीक है ना। ये याद ही करना है अपने को। ठीक है। आ गया समझ? तो फार्मूला ये तैयारी करना है अपने को। तो अब हम बात करें आगे नेक्स्ट चैप्टर की। तो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन।